गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनो भाई, कल जो लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, कि आयनाइजेशन एनर्जी हमें किसे बोलते हैं, या फिर आप उसको बोलो आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी गैसियस एटम से आउटर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, बाहर निकालना। हमारे पास देखो, कोई भी मान लो कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसकी सेल है और आउटर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इस आउटर सेल के अंदर। तो जितनी एनर्जी हमें यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए चाहिए होगी, उसी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक जो टर्म होती है वो क्या होती है भाई? The amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the outermost cell. Most loosely bound electron from the outermost cell of an gaseous atom. Gaseous atom से बाहर निकाला जाता है यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये गैसियस एटम है। उस गैसियस एटम की जो अब आउटर मोस्ट है भाई, उस आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, हमें जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उस इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए उस आउटर सेल से, उसी को बोला गया आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं कि यहाँ पे मान लो कि सोडियम है, तो सोडियम में हमें पता है कि ये गैसियस कैटायन की फॉर्मेशन करता है। और वो कैसे करेगा? देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम यहाँ पे। बताओ, लिखते हैं ना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब यहाँ पे हमें ये पता है कि जो ऑक्टेट है वो कब कंप्लीट होगा? पहले 2, उसके बाद 8, और उसके बाद अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो देखो ये न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, और उसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो नेक्स्ट सेल है हमारे पास, अब यहाँ पर क्या है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो देखो जब ये स्टेबल कब हो जाएगा? जब ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, ये 7 और इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करके जो आउटर मोस्ट सेल है उसको कंप्लीट कर ले। इस वजह से क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बोले या फिर इजेक्ट करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की हमें जरूरत होगी, कि हमें जितनी एनर्जी इस चीज को देनी पड़ेगी, ये निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। ठीक है, एक नेक्स्ट टर्म आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है? वहां पर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को हम काउंट कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3। दैट इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिख लो फटाक देसी भाई, जल्दी लिखो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बोलो। The amount of energy required to remove the amount of energy required to remove the most loosely bound electron रिक्वायर्ड के बाद में क्या है सर? required to remove the
most loosely bound electron from an gaseous atom so as to convert it into cation is called its ionization energy. ये Z कैटायन के बाद में क्या है सर? cation is called its ionization energy. फिर से रिपीट कर दो. The amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an gaseous atom so as to convert it into a cation is called ionization energy. और यूनिट होती है भाई इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल. किलो कैलोरी पर मोल ये इसकी यूनिट होती है भाई. नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी. इसके बारे में लिखो जल्दी से. सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी may be defined as to remove first, second, third electron from an isolated gaseous atom. अब देखो जो हमारे पास ऑर्डर होगा इन एंथैल्पी का वो ऑर्डर होता है ये हमारे पास ऑर्डर होता है भाई. डेल्टा H3, डेल्टा H2, डेल्टा H1 दैट इज ये अपने पास थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकंड है और ये अपने पास फर्स्ट वन है. ठीक है. अब इधर ध्यान दो. फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें ये पता लग गया कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर है, उसके बाद कहाँ पर है, उसके बाद कहाँ पर है. मतलब हमें सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे. देन और सबसे कम कहाँ पे, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहां पे सबसे कम एनर्जी की जरूरत होती है, उसके बाद सेकंड पे, उसके बाद थर्ड पे. और यही बोली जाती है अपने पास जो आइसोलेटेड गैसेस एटम से जब हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया ना, तो उसी चीज को हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव हो जाएगा भाई. बोलो बेटा, म्यूट कर लो, ऐसे बकवास ना किया, ऐसे आवाज आती रहती है, म्यूट कर लिया करो. एल्यूमिनियम है यहाँ पे देखो. अब एल्यूमिनियम से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया तो मेरे पास एल्यूमिनियम पॉजिटिव बनेगा जब इसने डोनेट कर दिया. नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकाले तो एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव बनेगा भाई, बनेगा ना? यस सर. बच्चे बोलते नहीं.
नेक्स्ट वन क्या होगा, एल्यूमिनियम +2 से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये मेरे पास एल्यूमिनियम +3 हो जाएगा। तो ये जो चीज बोली गई ये बोला जाता है डेल्टा H1, ये डेल्टा H2 और ये होता है डेल्टा H3। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो इस वे में वेरी करती है। मैं तुम्हें इसको लिखवा देता हूँ। ये जो होता है ना, ये होता है भाई 577 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 1795 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत होगी, 1795। और जो थर्ड वन है ना, उसको निकालने के लिए 2758 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत होगी। तो देखो डेल्टा H3 ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू डेल्टा H2, और डेल्टा H2 ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू डेल्टा H1। सर ये ज्यादा क्यों हुआ है? क्वेश्चन ये है ना, ज्यादा क्यों हुआ है? देखो पहले सिंपल एक एलिमेंट था ये, जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें पहले से पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है इसका पहले से। अब जबरदस्ती इससे एक और इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाए। भाई तुम्हें रोटी खानी ही 5, तुम 5 रोटियों में पेट तुम्हारा भरेगा। अब तुमने क्या किया कि अपनी भलाई भलाई में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया या एक रोटी दे दी तुमने, तो अब तुम्हारे पास रोटी बच गई 4। अब कोई जबरदस्ती गया यार एक रोटी और दे, तो तुम क्या दोगे क्या कि तुम भाई भूखा मर जाऊंगा मैं, मेरे को भी तो खाने दे। स्टिल उसने छीन ली। अब फिर बोला कि एक रोटी और दे, तो भाई अब की बार तो तुम है ना बिल्कुल वहां पे अपने जो भी अपने पास प्लेट वगैरह उसमें ऐसे पकड़ के बैठ जाओगे उस चीज को कि भाई अब नहीं दे रहा मैं रोटी, मैं तो भूखा मर गया। तो वही चीज यहाँ पे भी होती है। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम था, पहला इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी इतनी ज्यादा, कम एनर्जी की जरूरत पड़ी, मतलब ये है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला ना तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और ऐसे ही जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट करेंगे तो और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोली जाती है। आई थिंक आपको यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, बताओ। Yes, सर इसको एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ेगी? भाई डेल्टा H1 क्या होता है? क्या भाई? डेल्टा H1 ये डेल्टा H1 ये एंथैल्पी का साइन है भाई, H एंथैल्पी होती है। ठीक है, और 1 यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया कि हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको हमने सिंबल दे दिया जस्ट कि ये एंथैल्पी फर्स्ट है, कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है ना तो वो एंथैल्पी फर्स्ट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वो एंथैल्पी सेकंड है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो एंथैल्पी थर्ड है। भाई देख क्वेश्चन जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, अब उस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की। जैसे मान लो मेरे पास डायरी है और इस डायरी पर यहाँ पे ये जो सरफेस है ना ये आउटर सरफेस है, और इस आउटर सरफेस के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकल यहाँ से, ऐसे करेंगे क्या? नहीं कर सकते ऐसे, तो नो सर, नहीं कर सकते ना ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसके हमें एनर्जी की जरूरत होगी, या तो इसको पकड़ के खींच के बाहर निकाल दो, या इस पे कोई लाइट डाल लो कि जिससे ये लाइट डालने पर एक्साइटेड होके बाहर निकल जाए। ठीक है, तो वही चीज ये अपने पास जो बोलते हैं ना कि एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी सर, तो भाई ऐसे एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है यहाँ पे, उस इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालोगे तुम ये बताओ? अपने आप तो जाएगा नहीं, सीधी बात ये है, क्यों जाएगा भाई? उसको तो कहीं पे भी रहना, वो तो अपने एक सेल में रहेगा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल है, इन सेल में रहेगा वो तो। अब वो कहीं पे रहे उसको थोड़ी ना मतलब है, मतलब किसको है? मतलब तो हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो न्यूक्लियस है, उसको मतलब है कि भाई मैं स्टेबल हूं या नहीं हूं, मुझे अपना देखना। इलेक्ट्रॉन तो सारे के जैसे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट में होगा, अभी जैसे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन की ये सरफेस है, इस सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो हम या तो इसको पकड़ के निकालें या कैसे भी करके निकालें, तो जो एनर्जी की जरूरत हुई उसी को बोला गया
आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात क्लियर हुई अब? यस सर। ठीक है, अब देखो कुछ फैक्टर्स थे कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तुमसे पूछ ले कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी के जो बेसिक ऑर्डर हैं वो क्या होंगे। चलो इससे पहले बार कर ही लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें हमारे पास फर्स्ट है भाई न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट है अपने पास न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड है अपने पास एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, और थर्ड है अपने पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, और जो फोर्थ बिल्कुल जो लास्ट वन है वो है अपने पास शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग कांस्टेंट कौन सा था? सिग्मा, सिग्मा था ना। चलो देखो अब इनको डिस्कस करते हैं हम, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या है। ध्यान से सुनियो भाई, पहली बात हमारे पास यहाँ पे है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज को सुनो, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोचो ध्यान से, बताओ। देखो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उन तक अपनी पकड़ बनाता है। ऐसे ही होता था ना कि जो भी लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उन तक ये अपनी पकड़ बनाता है। जैसे ये न्यूक्लियस, यहाँ पे हमारे पास सेल ऐसे करके, ठीक है, और ये क्या करेगा, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो मतलब ये हुआ कि जो आउटर सेल है वहां तक इसने इलेक्ट्रॉन्स पर अपनी पकड़ बना रखी है, इलेक्ट्रॉन्स को जकड़े हुए है। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को जकड़ लिया तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। क्यों? तो उसने पहले से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रखा है। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। तो आई थिंक आपको जो इसका बेसिक जो रीजन है वो समझ में आ गया कि क्या रीजन है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई, क्योंकि हम ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं तो अब हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। सेकंड देखो एटॉमिक रेडियाई, अगर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज या इंक्रीज? अगर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी भाई या इंक्रीज होगी? इंक्रीज, अरे बोल दो ना। इंक्रीज, इंक्रीज। भारती, भारती बेटा बताओ यस सर। क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है अपने पास वो इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज या डिक्रीज का? ये डिक्रीज, डिक्रीज करेगी, ठीक है, ये डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी, सुनो ध्यान से। जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ी मतलब एटॉमिक साइज बढ़ा। अब भाई एटॉमिक साइज इस समय बढ़ा है ऐसे करके, और एक बिल्कुल छोटे छोटे थे, ठीक है। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस तो यहीं पर है ना, तो जो न्यूक्लियस है उसकी पावर कम हो जाती है आउटर सेल तक। जो न्यूक्लियस है ना उसकी पावर कम हो जाती है आउटर सेल तक। भाई एक काफी बड़ा राजा है और वो अपने राज्य में, पहले तो उसके पास छोटा सा राज्य था तो वो पूरी संभाल कर सकता था,
अब उसके पास काफी ज्यादा बड़ा राज्य हो गया तो वो कहाँ तक जाएगा, वो लास्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही जैसे बोलते हैं ना कि जैसे देखो गांव होते हैं, गांव वगैरह में बड़े बड़े कुछ गांव हो जाते हैं, कुछ छोटे गांव होते हैं, तो कभी एक सरपंच हो जाए, कभी दो सरपंच हो जाए, ऐसे ही होता ना। तो सेम वही चीज है यहाँ पर भी, एक न्यूक्लियस है, उसकी कहाँ तक पावर है, और जैसे ही अगर वो बड़ा हो गया तो हमने यहाँ पे तो दो सरपंच बना दिए, लेकिन यहाँ पे दो न्यूक्लियस थोड़ी ना बनाएंगे, तो उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो एज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो भाई, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट बेसिकली हम जो इसका ऑर्डर रहेगा ना, वो ऑर्डर होता है सबसे पहले एस, देन पी, देन डी और देन एफ। ये ऑर्डर क्या है वो देखो। यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियस है, ध्यान से देखियो, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारे पास, तो जो एस सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब मेरा कहने का ये है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस ज्यादा होगी ज्यादा, क्योंकि एस सबसे छोटा है तो वो बिल्कुल पास रहेगा यहाँ पे न्यूक्लियस के, उसके बाद पी, देन डी, देन एफ। तो यही पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, पेनिट्रेशन पावर होती है कि न्यूक्लियस के अराउंड जैसे हमारे पास सबसे पहले एस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, देन पी की है, देन डी की, देन एफ की है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो उनको इतना डर नहीं, वो मजे से है। ठीक है, एकदम मौज कर रहे हैं भाई यहाँ पे इस न्यूक्लियस के पास बैठकर। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में अपने पास ये ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है उस चीज के बारे में बताया गया। अब देखो यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर इंक्रीज हो तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज कर दिया, मतलब जो न्यूक्लियस था इसके अराउंड जो भी अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उन पे शील्ड बनाएगा, अपनी उन पे पकड़ बनाएगा अच्छी वाली। ठीक है, तो जैसे इसने अपनी अच्छी पकड़ बनाई तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी या इंक्रीज कर जाएगी, जल्दी बोलो भाई। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी या इंक्रीज कर जाएगी जैसे इसने पकड़ बनाई? इंक्रीज कर जाएगी। जो पहले वाला है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, सेम उसी टाइप का ये भी फंडा रहेगा भाई, कि हमारे पास जैसे जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो वैसे ही हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? वो जल्दी से उनको अच्छे से अपने आप में बाउंड करके रखेगा। लास्ट अपने पास है भाई शिल्डिंग इफेक्ट, दैट इज सिग्मा। और सिग्मा कब निकालते थे, याद करो, Z इफेक्टिव इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर Z माइनस सिग्मा करते थे ना। अब देखो कि जो शिल्डिंग इफेक्ट दैट इज सिग्मा इंक्रीज करेगा, इधर ध्यान दो, ये जो सिग्मा है ये इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा करते तो Z इफेक्टिव क्या होगा, Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा। देखियो फिर से, Z इफेक्टिव इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा, दैट इज एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। अब मैंने बोल दिया कि अगर सिग्मा इंक्रीज करेगा, अगर सिग्मा इंक्रीज करेगा तो Z इफेक्टिव पे क्या इफेक्ट होगा, Z इफेक्टिव डिक्रीज करेगा भाई। क्यों करेगा, देखो मान लो Z अपने पास 11 है तो माइनस सिग्मा करें हम यहाँ पे कर दे 4.0, तो हमारे पास Z इफेक्टिव आ गया। अब सिग्मा को इंक्रीज कर दो, 11 माइनस 6 कर दो, तो Z इफेक्टिव कम होगा ना। जैसे Z इफेक्टिव कम हुआ मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ है हमारे पास, तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या इफेक्ट डालेगा बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी पर डिक्रीज करेगी इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे सिग्मा इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी बताओ रे प्रीति। इंक्रीज। इंक्रीज, ध्यान से देख बेटा, Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे,
डिक्रीज करेगी। देखो जब Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो यहाँ तक लास्ट तक पहुंचने में न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े फ्री हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो वहां पर हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना इजी होगा। देखो ये पहले वाला पॉइंट रहा, न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज कर रहा था तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही थी। अब शील्डिंग इफेक्ट को देखा हमने तो वहां से हमें ये पता लगा जो Z इफेक्टिव है वो डिक्रीज कर रहा है, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। ये अपने पास हो गए भाई 4 मेन पॉइंट। अगर आपको कोई भी पॉइंट कहीं पे भी डाउट है, कहीं समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लो मेरे से। सर ये थर्ड वाला बताना एक बार। थर्ड वाला ठीक है भाई, और कहीं कोई दिक्कत? सर बस यही है। देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक न्यूक्लियस है, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास पेपरवेट है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के जस्ट अराउंड हमारे पास पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ध्यान से सुनियो, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में हमने क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, और कौन से इलेक्ट्रॉन सबसे पास होंगे, सबसे पहले होंगे एस वाले, ठीक है, देन पी के, देन डी के और देन एफ के। तो इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके बिल्कुल आसपास होंगे तो ये उनको टाइटली होल्ड करेगा, बिकॉज उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, उनके ऊपर ये अपना न्यूक्लियर चार्ज दिखा रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इसने दिखाया तो न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल पास में ज्यादा होगा, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को इसने जकड़ रखा है अच्छे से। जैसे हम थोड़े से दूर गए तो क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उससे ज्यादा दूर गए तो न्यूक्लियर चार्ज और कम हो जाएगा। तो ऑर्डर तो हो गया भाई ये वाला SPDF का, सबसे ज्यादा S पेनिट्रेट करेगा। ये पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रखा है बिल्कुल अपने पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे बोला कि पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर इंक्रीज करेगा तो देखो इस न्यूक्लियस के जो पावर है उसको हमने इंक्रीज कर दिया, तो भाई जैसे इंक्रीज किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होल्ड कर रखे उनको ये और टाइटली होल्ड करेगा क्योंकि इसकी पावर इंक्रीज हो गई, और जैसे इसकी पावर इंक्रीज हो गई तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और इसी से हमने बोला है कि जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आई बात? पता? सर आ गई? और भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, भारती कहीं दिक्कत है बेटा? नो सर। पूजा, सर धीरज शर्मा, नो सर। कहीं दिक्कत नहीं, सब क्लियर है ये? नो सर। हिमांशु दादरी, बेटा कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे ऑर्डर, कि जो ऑर्डर होता है ना, वेरिएशन होता है ना आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में, वो क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है भाई वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी along the period। along the period का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट से राइट गए हम, तो देखो on going from left to right ionization energy increases
ionization energy increases because nuclear charge increases. न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल सी बात है भाई इंक्रीज होगी। ठीक है, ऑर्डर देख लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। देखो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट स्टेज है और तुम्हें क्या करना है, इनको सर्कल कर दो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ध्यान से देखो, फटाक जैसी मैंने यहाँ पे इनको सर्कल कर दिया, बेरिलियम, बोरोन को, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को यहाँ पे इनको सर्कल कर दिया। अब इनको सर्कल क्यों किया है? क्योंकि हमें इनको इंटर कन्वर्ट करना है भाई। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखियो, कोई छापेगा नहीं भाई। ये फर्स्ट सीरीज है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ से मैंने बोला गया कि ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने इनको यहाँ पे सर्कल कर दिया, बेरिलियम, बोरोन को, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को। तो ये सर्कल करने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर इनको तेज कर दो, यहाँ पर बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ पर नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, सबसे पहले नियोन, देन फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद यहाँ पे सर्कल हुआ है तो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, देन कार्बन, कार्बन के बाद फिर से सर्कल हुआ है तो अब बोलेंगे बेरिलियम, उसके बाद बोरोन और उसके बाद लिथियम। ये मेरे पास सीरीज बन जाएगी। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन एंड देन लिथियम। ये तो हो गई अपने पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। सर आपने सर्कल क्यों कर दिया बिना काम ने? सुनो भाई, अब सर्कल क्यों किया? देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बता दो। एटॉमिक नंबर क्या है भाई बेरिलियम का? बोलो जल्दी से। 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर देखो s सब सेल यूज हो रही है, s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा s के अंदर। पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा ना, क्योंकि s केवल s प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ। तो इस पेनिट्रेशन इफेक्ट के ज्यादा होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे p आ गया तो p में लूजली बाउंड होगा। भाई देख, ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये s, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना वो टाइटली होल्ड कर रखे हैं, वो टाइटली होल्ड कर रखे हैं न्यूक्लियस में। इसके नेक्स्ट हमारे पास p है तो वहां पर इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे ही इफेक्ट कम होगा और केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएगा, उसको हम इजेक्ट कर देंगे। और जैसे हमने इसको फटाक से इजेक्ट किया तो हमारे पास बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू बोरोन। समझ में आया? बोलो। यस सर। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन। अच्छा फिर से बताता हूँ, देखो मैंने बोला है बेरिलियम जो है भाई वहां पर अपने पास एटॉमिक नंबर होता है 4 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाया 1s2 2s2, मतलब s ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है। ठीक है, केवल और केवल s ऑर्बिटल का यूज हुआ है। जब s ऑर्बिटल का यूज हुआ तो क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियस के अराउंड सबसे पहले s ऑर्बिटल ही है तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे सेकंड वन में अपने पास एटॉमिक नंबर आ गया 5, तो अब यहाँ पे p ऑर्बिटल का यूज आ गया और केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो वो लूजली बाउंड होगा एज कंपेयर टू s, क्योंकि इसके ऊपर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू p। तो इस वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, यहाँ पर कम एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, आ गया समझ में?
नेक्स्ट देखो, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बता बेटा भारती, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 7। 7 तो कॉन्सेंट्रेशन 1s2 2s2 2t। ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 8 2t। तो देखो अब यहाँ पे सर ये इंटरचेंज क्यों कर गए? देखो ये p ऑर्बिटल है, 3p आया हुआ है, 2p3 और यहाँ पे 2p4 है। अरे म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, जल्दी से देखो इधर, अपने पास क्लास और होने को है। ये मेरे पास p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। तो पहले नाइट्रोजन की बात करता हूं मैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मतलब ये हाफ फिल्ड है। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे के पूरे भर रखे, ये हाफ फिल्ड हो गया। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक फोर्थ वन है, तो पेयरिंग कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मोर देन हाफ फिल्ड हो गया। तो स्टेबल है, यहाँ पे ये हाफ फिल्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, यहाँ पर इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए इजी होगा एज कंपेयर टू दिस हाफ फील्ड। मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि जो हाफ फील्ड होते हैं और फुल फील्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर। क्योंकि देखो जैसे अगर मैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता था तो मैं ऐसे कहता 3d5 3d5 क्यों हुआ भाई? क्योंकि अपने आप को हाफ फील्ड बना रहा था, और जैसे ही अपने आप को हाफ फील्ड बना रहा था तो इसने क्या किया, इस 4s का इलेक्ट्रॉन अपनी साइड छीन लिया कि भाई मैं तो हाफ फील्ड हो जाऊंगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा? स्टेबल होने के लिए। सेम यहाँ पर भी है, नाइट्रोजन जब अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है तो इसका मतलब हो गया ये हाफ फील्ड हो गया। और जैसे ही यहाँ पे अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से नाइट्रोजन यहाँ पर ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी में है, ऑक्सीजन की कम है। तो ये हो गया भाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, कि हमने जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है ना, उसके लिए हम